टीपू सुल्तान एक फेमस शासक थे। उन्हें सब टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। उन्होंने 1782 से 1799 तक किंगडम ऑफ मैसूर पर राज किया। उनके पिता थे जबरदस्त हैदर अली। अपने पिता से टीपू को एक स्ट्रॉन्ग और जानदार किंगडम विरासत में मिला। उनके अंदर मैसूर को और भी पावरफुल बनाने की जबरदस्त इच्छा थी। वो एक बहुत ही डिटरमिन्ड और फोकस्ड लीडर थे। उनका सबसे बड़ा सपना था एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट मैसूर। टीपू के शासन ने उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को साफ दिखाया। वो अपनी पूरी जिंदगी एक सच्चे मुसलमान रहे। फिर भी उन्होंने हमेशा अपने राज में दूसरे धर्मों की रिस्पेक्ट की। वो एक अच्छे से चलने वाले स्टेट की इंपॉर्टेंस में पक्का यकीन रखते थे। उनकी गवर्नमेंट में एफिशिएंसी हमेशा उनकी मेन प्रायोरिटी रही। उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से मॉडर्न आइडियाज को एक्टिवली खोजा। वो अपने लोगों की भलाई के लिए प्रोग्रेस में पक्का यकीन रखते थे। ये फॉरवर्ड थिंकिंग सोच उन्हें अपने समय के इंडियन शासकों में काफी यूनिक बनाती थी। मैसूर टीपू की लीडरशिप में एक सिग्निफिकेंट पावर था। ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड था। किंगडम में भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज थे। टीपू ने इन रिसोर्सेज को समझदारी से यूज करने में बड़ी स्किल दिखाई। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की डेली लाइफ को इंप्रूव करने का एम रखा। साइमल्टेनियसली उन्हें मैसूर को बचाने का कांस्टेंट चैलेंज भी फेस करना पड़ा। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ा और बढ़ता हुआ खतरा थी। उन्होंने सही समझा कि वो एग्रेसिव विदेशी दुश्मन है। उन्होंने सुल्तान के तौर पर अपने शुरुआती साल अपनी अथॉरिटी को मजबूत करने में बिताए। उन्होंने सोच समझकर अपने पिता की कई इफेक्टिव पॉलिसीज को जारी रखा, लेकिन उन्होंने बोल्डली अपने खुद के इनोवेटिव आइडियाज भी इंट्रोड्यूस किए। वो यंग, डायनामिक और रेस्टलेस एनर्जी से भरे हुए थे। मैसूर के फ्यूचर के लिए उनके मन में कई एम्बिशियस प्लान्स थे। वो कभी भी बड़े चेंजेस करने से नहीं डरे। उनका पक्का मानना था कि ये चेंजेस जिंदा रहने के लिए जरूरी थे और उनके किंगडम की कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए भी ये बहुत जरूरी थे। टीपू सुल्तान को इनोवेशन का बहुत शौक था। वो हमेशा अपने खुशहाल किंगडम को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। वो साफ समझते थे कि टेक्नोलॉजी पावर का सोर्स है। शुरुआत में उन्होंने मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। उनकी आर्मी को इफेक्टिव होने के लिए सबसे बेस्ट हथियार चाहिए थे, इसलिए उन्होंने मैसूर की आर्टिलरी को इंप्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने कैनन्स बनाने के लिए खास एडवांस्ड फाउंड्रीज बनवाई। ये कैनन्स अपने समय के हिसाब से एक्सेप्शनली हाई क्वालिटी की थी। उन्होंने एक नया ऑर्गेनाइज्ड मिंट सिस्टम भी शुरू किया और बनवाया। इस इंपॉर्टेंट रिफॉर्म से किंगडम की करेंसी को स्टैंडर्डाइज करने में मदद मिली। इसके रिजल्ट में ट्रेड बहुत आसान और रिलायबल हो गया। टीपू ने कई तरह के नए बढ़िया बने हुए कॉइन्स चलाए। इन नए कॉइन्स पर उनका नाम और रॉयल टाइटल्स साफ नजर आते थे। इस सुधरे हुए फाइनेंशियल सिस्टम से मैसूर की इकोनॉमी को बहुत फायदा हुआ। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल पर उनके मेटिकुलस ध्यान को साफ दिखाता था। वो चाहते थे कि उनके स्टेट का हर एक हिस्सा बेस्ट तरीके से काम करे। टीपू सुल्तान खासतौर पर अपने मिलिट्री रॉकेट्स के लिए फेमस थे। ये फेस्टिवल्स में दिखने वाले सिंपल फायरवर्क्स नहीं थे। ये लड़ाई के लिए डिजाइन किए गए सोफिस्टिकेटेड आयरन केस्ड रॉकेट्स थे। मैसूरियन रॉकेट्स दूसरी आर्मीज के रॉकेट्स से कहीं ज्यादा एडवांस थे। उनकी रेंज उस समय के रॉकेट्स से काफी ज्यादा थी। इम्पैक्ट पर वो काफी ज्यादा डैमेज भी करते थे। से ब्रिटिश मिलिट्री इतनी इंप्रेस हुई कि बाद में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया। ये डेवलपमेंट उस जमाने के लिए एक बड़ा मिलिट्री इनोवेशन था। उन्होंने अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनाने में भी काफी एफर्ट डाला। इन बेहतर सड़कों से उनकी आर्मी की मोबिलिटी में बहुत मदद मिली। ट्रूप्स को किंगडम में ज्यादा तेजी से मूव किया जा सकता था। ट्रेड के लिए सामान का मूवमेंट भी तेज और आसान हो गया। फर्दरमोर, टीपू ने नेवी बनाने का एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया। वो मैसूर के लंबे कोस्ट को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझते थे। उन्होंने ये भी सोचा था कि उनकी नेवी मैसूर के ओवरसीज ट्रेड को सपोर्ट करेगी। उन्होंने इस नेवल प्रोजेक्ट के लिए एक्टिवली फ्रेंच टेक्निकल हेल्प मांगी। टीपू सुल्तान एक बहुत ब्रेव वॉरियर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के खिलाफ कई इंपॉर्टेंट लड़ाइयां लड़ी। वो उन्हें इंडियन सॉवरेंटी के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो उनकी जमीनों पर राज करे। उन्होंने मैसूर की प्यारी आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। वो खुद अपने सैनिकों को लड़ाई के मैदान में लीड करते थे।
उनकी जबरदस्त हिम्मत उनके सैनिकों के लिए एक पावरफुल इंस्पिरेशन थी। वो विदेशी हुकूमत के खिलाफ रेजिस्टेंस का एक मजबूत सिंबल बन गए। द एंग्लो मैसूर वॉर्स बहुत जोरदार और खूनी लड़ाइयों की सीरीज थी। टीपू सुल्तान इन वॉर्स में एक सेंट्रल और जबरदस्त फिगर थे। उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ कई इंपॉर्टेंट और यादगार जीत हासिल की। उन्होंने बैटलफील्ड में चालाकी भरी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज का इफेक्टिवली इस्तेमाल किया। उन्होंने मॉडर्न हथियार भी इस्तेमाल किए, जिसमें उनके फेमस रॉकेट्स भी शामिल थे। उनकी आर्मी वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड और बहुत लॉयल थी। ब्रिटिश कमांडर्स को वो एक बहुत टफ अपोनेंट लगते थे। वो सच में उनकी जबरदस्त मिलिट्री एबिलिटीज और लीडरशिप की रिस्पेक्ट करते थे। टीपू सुल्तान कभी भी एक सबऑर्डिनेट शासक नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने हमेशा उन ट्रीटीज पर साइन करने से मना कर दिया जो मैसूर की इंडिपेंडेंस को कमजोर करती थी। वो अक्सर कहते थे कि झुकने से बेहतर है लड़ते हुए मर जाना। ये अटूट और मजबूत विश्वास उन्हें एक लेजेंडरी फिगर बनाता था। उन्होंने दूसरे इंडियन शासकों के साथ अलायंसेस बनाने की एक्टिवली कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि वो कॉमन दुश्मन के खिलाफ उनके साथ जुड़ेंगे। उन्होंने सपोर्ट मांगने के लिए फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर में भी अपने दूत भेजे। उनका गोल ब्रिटिश एक्सपेंशन के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनाना था। उनकी कैपिटल सिटी सेरिंगपाटम का मजबूत किला थी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग किला था, उनकी पावर का सिंबल। ये मजबूत दीवारों और आर्टिलरी से बहुत अच्छी तरह डिफेंडेड था। ब्रिटिश फोर्सेस को इसे कैप्चर करने के लिए लंबी और कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। टीपू सुल्तान की मौत वहीं 1799 में हुई। वो अपने शहर को फाइनल हमले से बहादुरी से डिफेंड करते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत इंडिया में एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस के लिए एक बड़ा लॉस थी, लेकिन उनकी हिम्मत और बगावत की इंस्पायरिंग कहानी जिंदा रही। टीपू सुल्तान बेशक एक प्रोग्रेसिव और फॉरवर्ड थिंकिंग राजा थे। वो सच में मैसूर में खेती के तरीकों को इंप्रूव करना चाहते थे। उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए नए ज्यादा फेयर नियम बनाए। उन्होंने किसानों को कई तरह की नई फसलें उगाने के लिए एक्टिवली इंकरेज किया। उन्होंने डैम्स और बड़े इरिगेशन कैनाल्स बनाने में इन्वेस्ट किया। इस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से किसानों को ज्यादा अनाज उगाने में मदद मिली। वो जानते थे कि मैसूर के लिए एक स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस बहुत जरूरी था। ये फाउंडेशन सुनिश्चित करता कि किंगडम खुशहाल और स्टेबल रहे। ट्रेड में भी टीपू के राज में काफी ग्रोथ हुई और वो खूब फला फूला। उन्होंने स्टेट कंट्रोल ट्रेडिंग कंपनीज बनाने की पहल की। ये नई कंपनीज दूसरे देशों के साथ एक्टिवली ट्रेड करती थी। मैसूर सैंडलवुड, फाइन सिल्क और बढ़िया मसालों जैसी कीमती चीजें एक्सपोर्ट करता था। इस इंटरनेशनल ट्रेड से किंगडम में काफी दौलत आई। टीपू साफ समझते थे कि इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने हर तरह के कॉमर्स और एंटरप्राइज को एक्टिवली बढ़ावा दिया। उन्होंने ट्रेड को रेगुलेट भी किया ताकि उनके लोगों और स्टेट दोनों को फायदा हो। टीपू सुल्तान हमेशा नए और यूजफुल आइडियाज की तलाश में रहते थे। उन्होंने यूरोपियन एडवांसमेंट्स को अपनाने में गजब की ओपननेस दिखाई। वो फ्रेंच को अपनी लड़ाई में पोटेंशियल एलाइज के तौर पर देखते थे। उनका मानना था कि वो बढ़ते ब्रिटिश खतरे का मुकाबला करने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने स्किल्ड फ्रेंच इंजीनियर्स और कारीगरों को मैसूर आने के लिए इनवाइट किया। इन एक्सपर्ट्स ने उनकी आर्मी और इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने में उनकी मदद की। गैप 2S उन्होंने फ्रांस में अपने एम्बेसडर्स और दूत भी भेजे। वो उनकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से सीखना चाहते थे। उनके एम्बिशियस मॉडर्नाइजिंग एफर्ट्स बहुत बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव थे। उन्होंने कई जरूरी सामान बनाने के लिए स्टेट ओन्ड फैक्ट्रीज बनवाई। ये फैक्ट्रीज पेपर, शुगर और गन पाउडर जैसी चीजें बनाती थी। उन्होंने सेरिकल्चर यानी रेशम के कीड़ों की खेती को भी एक्टिवली बढ़ावा दिया। इसके रिजल्ट में मैसूर अपने हाई क्वालिटी सिल्क के लिए सही मायनों में फेमस हो गया। उन्होंने एक सेल्फ रिलायंट और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग मैसूर बनाने की कोशिश की। उनका सबसे बड़ा विजन एक ऐसे मैसूर का था जो पावरफुल, फ्री और रिच हो। टीपू सुल्तान का राज हालांकि आखिर में छोटा रह गया, पर उसने एक गहरा असर छोड़ा।